फॉर फ्री कॉमर्स क्लासेस सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, इस बेल आइकन को दबाइए और बने रहिए इकोनॉमिक्स अकाउंट बिजनेस की फ्री क्लासेस में। हेलो दोस्तों, मैं रवि कश्यप और स्वागत करता हूं आपका कॉमर्स विद रवि कश्यप में। दोस्तों, आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो 11th की इकोनॉमिक्स का चैप्टर नंबर 3 डिस्कस करने वाले हैं, जिसमें बता रखा है कि सैंपल मेथड और सेंसस मेथड जिससे हम डाटा कलेक्ट करते हैं उन दोनों में डिफरेंस क्या है। और एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है, तो चलिए इसे स्टार्ट करते हैं कि क्या होता है। दोस्तों, एक और चीज बताना चाहूंगा, इस चैप्टर से रिलेटेड मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं, तो आप वहां पे जाकर उनको प्रिपेयर कर सकते हैं और अपने एग्जाम में अच्छे मार्क्स ला सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का चैप्टर। तो आज का जो है वो तो है सेंसस मेथड और सैंपल मेथड। तो मैं आपको बताना चाहूंगा पहले सेंसस मेथड और सैंपल मेथड होता क्या है। तो दोस्तों, आपको क्या करना है, डाटा कलेक्ट करना है। डाटा कलेक्ट करने के लिए आपके सामने दो मेथड आ रहे हैं, एक आ रहा है सेंसस और एक आ रहा है सैंपल मेथड। सेंसस को हिंदी में कहते हैं जनगणना विधि, बोल सकते हैं जनगणना विधि, और इसको बोलते हैं प्रतिदर्श विधि। अब इन दोनों में डिफरेंस क्या है बेसिक, तो मैं आपको बताना चाहूंगा इन दोनों का बेसिक डिफरेंस क्या है। जब हम एक पॉपुलेशन की ईच एंड एवरी यूनिट से डाटा कलेक्ट करते हैं, दैट इज कॉल्ड सेंसस मेथड। और जब ईच एंड एवरी यूनिट से डाटा कलेक्ट ना करें, किसी एक यूनिट से डाटा लिया और मान के चलते हैं कि सारी पॉपुलेशन भी वैसी ही होगी, तो उसे क्या बोलेंगे, सैंपल मेथड। और हम डेली लाइफ में इन मेथड का यूज करते हैं। कैसे करते हैं, जस्ट एग्जांपल लेके बताऊंगा। चलिए, आप मार्केट में गए, मार्केट में आप आम खरीदने गए हैं, तो आप 1 kg आम ले रहे हैं, तो आम को कैसे लेंगे, सैंपल मेथड से या सेंसस मेथड से। सैंपल का मेथड का मतलब हो गया आप हर एक आम को चेक करके लेंगे, और सैंपल मेथड का मतलब हो गया यहाँ पे आप एक आम देखेंगे, अच्छा लगा भाई 1 किलो आम कर दो। तो आई थिंक वहां पे आप कौन सा मेथड यूज करेंगे, सेंसस मेथड, जहां पे आप हर आम को चेक करेंगे। वहीं पे आप अगर मार्केट से चावल लेने जा रहे हैं, राइस, तो आप क्या करेंगे, थोड़े से चावल चेक करते हैं, कहते हैं भाई वाले 1 किलो चावल पैक कर दीजिए या 1 किलो चावल समथिंग तो दीजिए। अब उसमें हो क्या रहा है, आपने यहाँ पे मेथड लगाया कौन सा, प्रतिदर्श मींस सैंपल मेथड, क्योंकि आपने थोड़ी सी यूनिट चेक करी और उस बेस पे क्या कह दिया कि मुझे ये वाला दे दीजिए। एक बहुत इंटरेस्टिंग एग्जांपल, ब्लड टेस्ट। जब हमारा ब्लड टेस्ट होता है तो डॉक्टर क्या पूरा खून निकाल लेता है बॉडी का, मींस सारा खून चेक करता है, नहीं, वो थोड़ा सा खून निकाल पे उस पर टेस्टिंग करता है और रिपोर्ट बना देता है। तो वहां पर उसने मेथड कौन सा यूज किया, सैंपल मेथड। सोचिए अगर सेंसस मेथड से करेगा फिर तो इंसान ऊपर ही पहुंच जाएगा। तो देखा मैंने आप लोगों ने कि जैसे हम डेली लाइफ में सैंपल और सेंसस मेथड का यूज करते हैं, वैसे ही डाटा को कलेक्ट करने के लिए वाइड एरिया में, बड़े लेवल पे हम क्या करेंगे, दो मेथड का यूज करेंगे, सेंसस मेथड और सैंपल मेथड। तो सबसे पहले डिस्कस करेंगे सेंसस मेथड, जनगणना विधि, उसकी क्या सुटेबिलिटी है, उसकी क्या एडवांटेजेस हैं, उसकी क्या डिसएडवांटेजेस हैं, ठीक है, उपयोगिता और इसके लाभ और हानि मींस गुण और अवगुण डिस्कस करेंगे वन बाय वन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं सेंसस मेथड। सेंसस मेथड हिंदी में कहते हैं जनगणना विधि। तो दोस्तों, जैसा मैंने बता दिया कि पहली चीज यहाँ पे हम पॉपुलेशन वर्ड यूज करने वाले हैं। पॉपुलेशन मीन जनसंख्या, और जनसंख्या का मतलब यहाँ पे होगा कि जितने एरिया की हम स्टडी कर रहे हैं, जितने एरिया की हम स्टडी कर रहे हैं। मान लेते हैं अगर इंडिया में हम ओनली दिल्ली की स्टडी कर रहे हैं, तो दिल्ली की जितनी भी जनसंख्या, उसको हम जितने भी लोग हैं उनको क्या बोलेंगे, पॉपुलेशन, जनसंख्या वर्ड यूज करेंगे। तो अब जनसंख्या में मींस पॉपुलेशन में जब ईच एंड एवरी यूनिट की स्टडी की जाएगी तो उसे कौन सा मेथड बोला जाएगा, जनगणना विधि, सेंसस मेथड। अब ईच एंड एवरी की स्टडी करेंगे तो हमें यहाँ पे क्या टाइम लगेगा, टाइम ज़्यादा लग सकता है, और टाइम ज़्यादा लगेगा तो उसके लिए ये इसकी लिमिटेशन बन जाएगी। तो चलिए डिस्कस करते हैं इसकी सुटेबिलिटी क्या है। सबसे पहले इसकी उपयुक्तता, उपयुक्तता, ठीक है। पहली जो इसकी सुटेबिलिटी है वो ये है कि ये जो वाली मेथड है वो लिमिटेड
जहां पे हम स्टडी कर रहे हैं वो एरिया क्या हो, छोटा हो. सो एरिया शुड बी लिमिट, एरिया शुड बी लिमिटेड. जहां मतलब शुड बी लिमिटेड मतलब क्या होना चाहिए, एरिया छोटा होना चाहिए, सीमित होना चाहिए. पॉइंट नंबर टू यहाँ पे है, जहां पर अलग अलग क्वालिटी के लोग रहते हो, मींस डिफरेंट टाइप्स ऑफ फीचर्स की लोग रहते हो, ठीक है, तो वहां पर इस मेथड का आप यूज करेंगे. ठीक है, डिफरेंट टाइप ऑफ क्वालिटी, टाइप्स ऑफ फीचर्स डाल सकते हो, क्वालिटी डाल सकते हो, फीचर्स. ठीक है, तीसरी इसकी जो फीचर्स है वो आपकी बुक में दी हुई है, जहां पर डीप स्टडी की रिक्वायरमेंट हो. कौन सी स्टडी, डीप स्टडी मीन्स बहुत ज्यादा मात्रा में आपको अध्ययन करना पड़े, जिसे बोलेंगे हिंदी में गहन अध्ययन. एंड लास्ट पॉइंट, जहां पर आपको डाटा एक्यूरेट, नीड एक्यूरेट डाटा, नीड एक्यूरेट एंड रिलायबल डाटा. क्लियर है? तो जहां पर एक्यूरेट और रिलायबल डाटा चाहिए हो, आपको वहां पे कौन सा मेथड यूज करना चाहिए, सेंसस मेथड. क्योंकि सेंसस मेथड से आप क्या कर रहे हैं, डायरेक्ट पर्सन टू पर्सन स्टडी कर रहे हैं. तो पर्सन टू पर्सन स्टडी कर रहे हैं तो आपको जितनी भी इंफॉर्मेशन मिलेगी वो सारी क्या होगी, शुद्ध होगी, मीन्स एक्यूरेट होगी, और आप उस पर विश्वास कर सकते हैं. चलिए डिस्कस करते हैं कि इसकी मेरिट्स क्या हैं और डीमेरिट्स क्या हैं, अच्छी बातें और बेकार बातें. हिंदी में कहेंगे गुड और अवगुण. तो हम यहाँ पे डाल लेते हैं एडवांटेजेस, एडवांटेजेस, और यहाँ पर डालेंगे डिसएडवांटेजेस. इसे बोलेंगे गुण और इसको बोलेंगे अवगुण. ठीक है, मीन्स ये आपके लिए बेनिफिशियल है और ये आपके लिए लिमिटेशन है, कमी है. तो इसमें जो सबसे पहली फीचर्स है, सबसे पहली फायदा है वो है एक्यूरेट डाटा. यहाँ पे जो डाटा हमें रिसीव होता है वो क्या होता है, एक्यूरेट होता है, मीन्स शुद्ध होता है, प्योर होता है, क्योंकि उसने हमने खुद उस पर्सन से कलेक्ट किया, उस इंफॉर्मेंट से कलेक्ट किया है जिससे हमें डाटा चाहिए था. दूसरा, यहाँ पर जो हमें डाटा रिसीव होता है वो रिलायबल होता है. रिलायबल मतलब विश्वास करने लायक, क्योंकि यहाँ पर हमने जो डाटा इकट्ठा किया है, क्योंकि उस पर्सन से ही किया है जिससे इंफॉर्मेशन चाहिए, इसलिए इस डाटा को विश्वास किया जा सकता है. अगर हम किसी थर्ड पार्टी से पूछते हैं तो शायद वो हमें डाटा गलत दे सकता था. उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है एक्सटेंसिव स्टडी और इंफॉर्मेशन. जब हम इस मेथड से क्या करते हैं, डाटा कलेक्ट करते हैं, तो हमारे को डिटेल में क्या करती है, इंफॉर्मेशन मिलती है. बजाय अगर किसी थर्ड पार्टी से आप डाटा कलेक्ट करेंगे या थोड़े से पॉपुलेशन से पूरी पॉपुलेशन के बारे में जानेंगे, तो आपको पूरी स्टडी नहीं मिलेगी, पूरी डिटेल नहीं मिलेगी, बट इससे आपको क्या मिलेगी, डिटेल में इंफॉर्मेशन मिल जाएगी. पॉइंट नंबर नेक्स्ट, स्टडी ऑफ डाइवर्स कैरेक्टरिस्टिक्स मीन्स जहां पर अलग अलग गुणों वाले, अलग अलग फीचर्स वाले, अलग अलग क्वालिटी वाले लोग रहते हैं, वहां पर आप सैंपल मेथड यूज नहीं कर सकते. मीन्स जैसे एक जगह कई रिलीजन के लोग रहते हैं, एग्जांपल ले लेते हैं, वैसे हमारा इससे कोई मतलब नहीं है. तो अब अगर हमने एक पीपल को लिया, हमसे पूछा कि भाई सबके रीति रिवाजों के बारे में बताओ, तो उसके लिए बताना पॉसिबल नहीं होगा, क्योंकि वो अपने रिलीजन के बारे में जानता है, अदर के बारे में ज़्यादा नहीं जानता है. इन दैट केस वो हमें इंफॉर्मेशन सबके बारे में नहीं दे पाएगा. तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें सेंसस मेथड यूज करके ईच एंड एवरी यूनिट से डाटा कलेक्ट करना पड़ेगा, और तब जाके हमारे पास जो डाटा आएगा वो क्या कहलाएगा, एक्यूरेट डाटा कहलाएगा. क्लियर है? सो पॉइंट नंबर 4, दिस स्टडी फॉर डाइवर्स कैरेक्टरिस्टिक्स. अलग अलग जहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक्स वाले लोग रहते हैं वहाँ पे हम इसको ये वाली मेथड यूज कर सकते हैं. पॉइंट नंबर 5, दैट इज स्टडी ऑफ कॉम्प्लेक्स इन्वेस्टिगेशन एंड स्टडी
ऑफ कॉम्प्लेक्स इन्वेस्टिगेशन, और एक इंपॉर्टेंट है इनडायरेक्ट इन्वेस्टिगेशन। कुछ चीजें ऐसी होती है जिनकी डायरेक्ट इन्वेस्टिगेशन करना पॉसिबल नहीं है, जस्ट लाइक करप्शन। तो उसको इनडायरेक्टली हम जब किसी और चीज की स्टडी कर रहे हैं तो उसके थ्रू इनकी भी पता लगाया जा सकता है। तो ये इसके क्या हो गई एडवांटेजेस। चलिए डिसएडवांटेज डिस्कस करते हैं। मेथड बहुत अच्छा है तो उसकी डिसएडवांटेज होना बहुत कम है, बट जो मेन एडवांटेज यहाँ पे डिसएडवांटेज निकलेगी वो है एक्सपेंसिव। ये जो मेथड है इसमें टाइम बहुत लगेगा तो और खर्चा बहुत ज्यादा होगा। तो ये जो मेथड होता है वो ज्यादा क्या होता है एक्सपेंसिव होता है। दूसरा टाइम कंज्यूमिंग है, ये वाली जो एक्टिविटी है उसमें टाइम बहुत ज्यादा कंज्यूम होता है, तो टाइम कंज्यूमिंग। और लिमिटेड एरिया के लिए है, एरिया कवर। तो ये बेसिकली 3 लिमिटेशन ही है इस मेथड में जो बेसिकली हमें क्या करनी पड़ती है, फेस करनी पड़ती है इस वाले मेथड में। दोस्तों अब डिस्कस करेंगे दूसरा मेथड, सेंसस मेथड। सेंसस कर लिया हमने, अब हम पढ़ेंगे सैंपल मेथड। तो आपको पहले इसकी क्या याद करनी है, डेफिनेशन याद करनी है, सुटेबिलिटी याद करनी है, मेरिट्स और डीमेरिट्स याद करनी है। आपको पॉइंट यही देना है, उसके बाद इसको अपनी लैंग्वेज में इलैबोरेट कर देना है, बट टेक्निकल वर्ड थोड़े यूज करिएगा। चलिए सैंपल मेथड ये डिस्कस कर लेते हैं। तो हेडिंग डालेंगे सैंपल मेथड, हिंदी में कहते हैं इसे प्रतिदर्श विधि। ठीक है, अब प्रतिदर्श विधि क्या होता है उसके बारे में समझिए। कि मान लेते हैं आपके प्रिंसिपल आपकी क्लास में आते हैं और वो क्लास में पूछना चाहते हैं कि भाई टीचर टाइम से आ रहे नहीं आ रहे, ये सारी चीजें डिटेल या अदर थिंग्स जो भी से पूछनी है। अब अगर एक साथ पूछेगा भाई ऐसे से हो तो सारे बच्चे चिल्ला देंगे, इसलिए क्लास में मॉनिटर बनाया जाता है जो हर चीज की डिटेल अपने पास रखेगा और टीचर को सप्लाई कर देगा। तो अब मॉनिटर बनाना भी एक क्या हो गया, आपका सैंपल बनाना हो गया। कि इतनी बड़ी क्लास में आपने 2 मॉनिटर बना दिए जो कि आपकी क्या है सैंपल, जो उस पूरी क्लास के बारे में स्टडी करके मतलब उसकी पूरी क्लास की डिटेल आपको प्रोवाइड करेंगे। तो वो आप कह सकते हैं सैंपल मेथड, जहां पर एक पॉपुलेशन में कई सारे लोग रह रहे हैं एक जगह पे, तो आप सबकी स्टडी ना करके किसी एक की स्टडी करेंगे और आप मानेंगे कि पूरी जो पॉपुलेशन है वो वैसे ही है। इसमें डाटा गलत होने के चांस ज्यादा है, बट आप समझ सकते हैं कि इसे एक सैंपल मेथड कहते हैं, क्योंकि यहाँ पे हम क्या चुन रहे हैं, सैंपल चुन रहे हैं। चलिए डिस्कस करते हैं कि अगर हम इस वाले मेथड को यूज करेंगे तो इसकी सुटेबिलिटी क्या होगी और इसकी गुण और अवगुण क्या होंगे। तो सबसे पहले मैं बता दूं इसकी सुटेबिलिटी। पहली चीज ये सुटेबिलिटी डिस्कस कर रहे हैं हम, सुटेबिलिटी विच मीन्स ये वाइड एरिया को कवर करता है। वाइड मतलब बड़े, वाइड एरिया कैन बी कवर्ड। ठीक है, दूसरा यहाँ पे जो इंफॉर्मेशन है वो जल्दी कलेक्ट हो जाती है। तो और दूसरा ये मेथड वहां यूज होगा जहां पे ज्यादा एक्यूरेसी की जरूरत ना हो। नो नीड ऑफ एक्यूरेट डाटा, ज्यादा एक्यूरेट डाटा की जब जरूरत ना हो तो आप इस मेथड को यूज कर सकते हैं। दूसरा इस मेथड का यूज वहां पे करेंगे जहां पर रिलायबल डाटा की जरूरत ना हो, तो नो नीड ऑफ रिलायबल डाटा। क्लियर है? सो ये बेसिकली इसकी क्या है, सुटेबिलिटी है। इसके बाद एक दो और उसमें हो सकती है जहां पर एक जैसी यूनिट रहती हो। एक जैसी यूनिट मतलब जो पॉपुलेशन साइज है वो सारा कैसा हो, एक जैसा होना चाहिए। तो वहां पर इस मेथड को आप यूज कर सकते हैं। चलिए डिस्कस करते हैं इसकी मेरिट्स और डीमेरिट्स। तो दोस्तों वैसे मैं बताना चाहूंगा ये चैप्टर वीडियो थोड़ी लंबी हो जाएगी, तो इसका नेक्स्ट पार्ट हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, जिसमें हम ये डिस्कस करेंगे कि सैंपल कैसे चुना जाता है। मीन्स अगर हम सैंपल मेथड यूज करें तो उसमें हमें सैंपल भी तो चुनना पड़ेगा। तो सैंपल कैसे चुना जाएगा, प्रतिदर्श और सैंपल चूज करने के क्या क्या मेथड है। तो चलिए अभी तो हम क्या करते हैं, डिस्कस करते हैं इसकी मेरिट्स। ठीक है, और डीमेरिट्स। मेरिट्स की बात करें तो इसमें अच्छी बात यह है कि ये इकोनॉमिकल है, इसमें खर्चा कम आता है।
इकोनॉमिकल, ठीक है, जिसका मतलब क्या है, इसमें खर्चा क्या आता है, कम आता है। दूसरी इसकी जो फीचर्स है वो है सेविंग ऑफ टाइम, यहाँ पे आपका समय भी क्या होता है, बचता है, तो सेविंग ऑफ टाइम। थर्ड इसकी जो फीचर्स है वो है आइडेंटिफिकेशन ऑफ एरर, आइडेंटिफिकेशन ऑफ एरर। यहां पर आप गलती की पहचान बड़ी आसानी से कर सकते हैं। क्यों? अगर एक सिंपल सा एग्जांपल लूंगा कि आपने अगर सैंपल मेथड के बजाय सेंसस मेथड से डाटा कलेक्ट किया है तो उसकी जो इंफॉर्मेशन होगी वो बहुत ज़्यादा हो जाएगी। वहीं सेंसस मेथड की इंफॉर्मेशन होगी वो क्या होगी, सैंपल मेथड की वो कम होगी, सेंसस की ज़्यादा होगी, सैंपल की कम होगी। तो अगर आपको पता पड़े कोई गलती हो गई तो किस में ढूंढना आसान है, आप बता सकते हैं, क्योंकि आपके पास सैंपल मेथड की इंफॉर्मेशन कम है तो उसमें ढूंढना क्या होगा, आसान होगा। क्लियर है? तो ये आपने डिस्कस करा कि आइडेंटिफिकेशन ऑफ एरर इजी है एज कंपेयर टू सेंसस मेथड। दूसरा यहाँ पर है लार्ज इन्वेस्टिगेशन कर सकते हैं हम, लार्ज मतलब बड़ी जगह पे इन्वेस्टिगेशन कर सकते हैं, इन्वेस्टिगेशन। अगर हम इसकी बेकार बात करें तो बेकार बातों में, अच्छा ये मोर साइंटिफिक है, एक बार डाल सकते हैं, हम जानना चाहते हो मोर साइंटिफिक, ठीक है। ओके, नाउ इसकी डीमेरिट डिस्कस करते हैं। डीमेरिट मतलब इसकी बेकार बातें। तो बेकार बातें आपकी बुक्स में दी हुई है। सबसे पहले यहाँ पे आपको पार्शियलिटी पाई जा सकती है, मीन्स जो बंदा डाटा लेने गया आपका सैंपल, अगर उसके साथ कोई पार्शियलिटी हो रखी है, मतलब भेदभाव हो रखा है, तो वो डाटा गलत आएगा। जैसा कि मान लीजिए क्लास में मॉनिटर के साथ आपकी बातचीत अच्छी नहीं है, टीचर ने आपसे रिलेटेड कोई डाटा मांगा तो वो उसमें छेड़छाड़ करके गलत डाटा प्रेजेंट कर सकता है, क्योंकि आपके सैंपल के साथ रिलेशन अच्छे नहीं है। दूसरा, यहां से जो कंक्लूजन निकल सकता है वो क्या हो सकता है, गलत हो सकता है, तो रॉन्ग कंक्लूजन, रॉन्ग कंक्लूजन हो सकता है। उसके बाद जो नेक्स्ट है कि भाई हमें जो सैंपल चुनना है उसको कैसे चुना जाए, तो यहाँ पे डिफिकल्टी टू चूज रिप्रेजेंटेटिव, ये इंपॉर्टेंट है, डिफिकल्टी टू चूज रिप्रेजेंटेटिव, ठीक है। ये भी एक इंपॉर्टेंट लिमिटेशन है, बेकार बात है इसकी प्रतिदर्श विधि की, सॉरी। ओके, दूसरा, इस मेथड का लोग वही कर सकते हैं जिसके पास स्पेशलाइज्ड क्या होगी, नॉलेज होगी। तो बिना नॉलेज के तो ये मेथड क्या हो जाएगा, बेकार हो जाएगा। ओके, ना लास्ट पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं इसका। मेनली बेसिकली यही है, और आप देख सकते हैं बुक में आपकी क्या है। तो दोस्तों आज ये हमने पार्ट फर्स्ट डिस्कस किया है चैप्टर नंबर 3 का। इसका पार्ट सेकंड हम रिसेंटली कल जरूर अपलोड करेंगे इसका, तो आप देखते रहिए और साथ के साथ लाइक करते रहिए, और प्लस अपनी क्वेरी, अपने सजेशन प्लीज कमेंट बॉक्स में लिखते रहिए ताकि हम इससे और बेटर वीडियो बना सकें। तो आज के लिए बाय बाय।